Hey everyone, welcome back to my channel Educare Academy by मनदीप मैम। तो पहले वाली वीडियो में मैंने आप लोगों से डिस्कस किए थे कुछ क्वेश्चंस जो कि थे 9, 10, 2021 के पार्ट 1। आज मैं लेकर आई हूँ पार्ट 2 उसी एग्जाम का। तो शुरू करते हैं क्वेश्चंस बिना टाइम वेस्ट किए। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1, एडवर्ड स्वेस के अकॉर्डिंग सीमा परत पृथ्वी की परतीय व्यवस्था में अवस्थित है। तो जो एडवर्ड स्वेस है उसके अकॉर्डिंग जो सीमा है, वो जो लेयर है वो किस में सिचुएटेड है, कौन सी परत पे लोकेटेड है? सियाल परत के नीचे है या नीफा परत के ऊपर है, या दोनों ही आंसर सही है? तो देखते हैं। जो एडवर्ड स्वेस है उसने अर्थ की जो लेयर है उसको 3 टाइप्स में डिवाइड किया है। किस में डिवाइड किया है? 3 टाइप्स में डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशन, यानी कि रासायनिक संरचना के आधार पर 3 टाइप्स में डिवाइड किया है। पहले आता है सियाल, ये आता है बिलो द क्रस्ट। फिर आता है सीमा, ये लोकेटेड है बिलो द सियालिक। और फिर आता है नीफे, ये लोकेटेड है बिलो द सीमा। जो सीएल है वो आती है परपट्टी के नीचे स्थित होती है ये, ठीक है ना? ये कहाँ होती है? परपट्टी के नीचे स्थित होती है। और जो सीमा लेयर है वो सियालिक परत के नीचे स्थित होती है। और जो नीफे है वो होती है सीमा परत के नीचे, ठीक है ना? तो देखिए, सीमा परत के ऊपर आएगी सीएल, ठीक है, यानी ये सही है। सीमा परत के ऊपर आती है और सीमा परत के नीचे आती है नीफे, तो ये भी बात सही है। तो आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बोथ 1 एंड 2 ये दोनों ही सही बातें हैं। अब देखिए, जो SI और AL है, ये जो SI और AL है वो किससे मिलकर बनता है? SI का मीन्स है सिलिका और AL का मीन्स है एल्यूमिनियम, ठीक है ना? तो फर्स्ट परत थी हमारी सेल, फिर सेकंड थी सीमा, थर्ड थी नीफे, ठीक है ना? और ये जो SI अब और MA है वो डिनोट करता है, SI डिनोट करता है, अभी बताया था मैंने, सिलिका, और MA मीन्स मैग्नीशियम। और नीफे जो NI है वो डिनोट करता है निकेल को, और FE करता है फेरियम को। और जो सीमा है ये बेसॉल्ट मटेरियल है। ये क्या है? ये है बेसॉल्ट मटेरियल, याद रखिएगा। ये जो सीमा है वो कंपोज्ड होता है 2 डोमिनेंट मिनरल से, जो है सिलिका और मैग्नीशियम, और नीफी होते हैं निकेल और फेरियम से, और सेल होता है सिलिका और एल्यूमिनियम से, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। मैं आप लोगों को प्रॉपरली इसलिए बता रही हूँ ताकि अगर का फैक्ट जान लेंगे तो उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन का आंसर आप इजीली कर सकते हैं। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। निम्नलिखित में से किस दाब पट्टी को डोल ड्रम्स नाम से जाना जाता है? डोल ड्रम्स मीन्स द जोन ऑफ काम। ये जो प्रेशर बेल्ट हैं ये पाई जाती हैं इक्वेटर के लोअर प्रेशर बेल्ट में, ठीक है ना? भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी होती है ये, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये जो इक्वेटोरल लो प्रेशर बेल्ट होती है वो लाई करती है बिटवीन 10 डिग्री नॉर्थ एंड 10 डिग्री साउथ में। और ये जो डोल्ड्रम्स होती हैं वो लो प्रेशर बेल्ट्स होती हैं। क्या होती हैं? लो प्रेशर बेल्ट्स। क्योंकि ये अत्यंत शांत वायु का संचालन करती है भूमध्य रेखा निम्न दाब पेटी में, ठीक है ना? इस पेटी की स्थित सूर्य की जो स्पष्ट गति होती है वो साथ साथ में चेंज होती रहती है, यानी बदलती रहती है। और इस पेटी को क्या कहा जाता है? ITCZ, यानी कि इस बेल्ट को इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन भी कहा जाता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था वो स्टार्ट हुआ था 1939 को। ये 1939 से 1945 तक चला था। ये जो विश्व युद्ध
द्वितीय था वो वर्साई की जो संधि थी उसी का परिणाम था। क्योंकि ये जो संधि हुई थी उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ कि जो इटली थी उसमें जो फैसिज्म था यानी फासीवाद था उसका उदय हो गया, और जर्मनी में हुआ नाजीवाद का उदय। ठीक है ना, यानी जर्मनी में आया हिटलर। तो जो उसकी पावर्स थी संधि के बाद इन दोनों का उदय हुआ और पावर्स भी एक्सट्रीमली इनहैंस हो गई इनकी। ठीक है ना, फिर क्या हुआ, जो हिटलर था उसने क्या किया, सेकेंड विश्व युद्ध का एक रीजन ये है कि जो हिटलर था, जर्मनी का हिटलर था, नाजीवादी में जो बिलीव करता था, वो उसने ना पोलैंड पर आक्रमण कर दिया था। और दोस्तों पोलैंड की रक्षा के लिए इंग्लैंड और फ्रांस ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी थी। ठीक है ना, तो इसी के वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर हैपन हुआ। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मानचित्र पर वायुमंडलीय दाब को प्रदर्शित करने वाली काल्पनिक रेखाओं को जाना जाता है। मैप के ऊपर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उसको इमेजिनरी लाइन से डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो उसको क्या कहा जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जब मापते हैं तो उसको क्या कहा जाता है मानचित्र पर, उसको कहा जाता है दोस्तों आइसोबार। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, आइसोबार कहा जाता है। जो आइसोबार है वो इक्वल एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है। और जो आइसोहेलाइन है वो एक इमेजिनरी लाइन है जो मैप के ऊपर ड्रॉ होती है। ये कनेक्ट करती है, एक जलीय प्रणाली है ये। जलीय प्रणाली में समान लवणता के जो भी बिंदु होते हैं उनको मिलाने वाली रेखाओं को आइसोहेलाइन कहा जाता है। ठीक है ना, कनेक्ट्स ऑल पॉइंट्स ऑफ द ओशंस विद सेम सैलिनिटी। और आइसोथर्म्स क्या होते हैं दोस्तों, एक समान जो तापमान वाले जो स्थान होते हैं उनको दर्शाने के लिए आइसोथर्म्स का यूज करते हैं, आइसोथर्म के नाम से उनको जाना जाता है। और आइसोहाइट्स जो होते हैं वो कनेक्ट करते हैं एरियाज ऑफ इक्वल रेनफॉल। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित युग्मों में से पर्वत निर्माणकारी सिद्धांतों तथा उससे प्रतिपादित करने वाले भूगर्भता का सही सुमिलित युग्म है। Which of the following pair of theories of mountain building geologist is correct? पर्वत निर्माणक भू अभिनति सिद्धांत कोबर, तापीय संकुचन सिद्धांत जेफरीज, रेडियो एक्टिविटा सिद्धांत जॉली। तो दोस्तों ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं। ये जो भी थ्योरीज हैं इन लोगों ने ही दी है, तो ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये जो कोबर थे वो जर्मनी के प्रसिद्ध विद्वान थे। ठीक है, इन्होंने ये थ्योरी दी थी 1925 में। और जो जेफरीज थे इन्होंने ये थ्योरी दी थी 1929 में। और जो जॉली है उन्होंने ये थ्योरी दी थी 1925 में। याद रखिएगा थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 6, ठोस वर्षा का एक रूप जिसमें बर्फ के गोले के बड़े छर्रे या गोले होते हैं को डैश के रूप में जाना जाता है। तो आंसर है ओला। ओले तब बनते हैं जब वर्षा की जो बूंदें होती है वो ठंडी परतों से गुजरती है। ठंडी परतों से गुजरने के बाद ये बर्फ के ठोस टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाती हैं। ठीक है, फिर इन टुकड़ों की क्या होती है, बर्फ के टुकड़ों की ओलावृष्टि होती है। और तुषार वर्षा क्या होती है, ये होती है जैसे ऐसी वर्षा होती है जो बादलों से तो गिरती है लेकिन जमीन पर पहुंचने से पहले ही जम जाती है। उसे क्या कहा जाता है, तुषार वर्षा कहा जाता है। बूंदाबांदी आपको पता ही है। ठीक है, और तुषार का क्या होता है इसका, ये ठोस सतह पर बर्फ की एक पतली सी परत होती है जो जल से वाष्प बन जाता है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी एक बड़ी लिथोस्फेरिक प्लेट नहीं है बताना है। मेजर जो प्लेट नहीं है लिथोस्फेयर की वो बताना है। तो अफ्रीकन जो बेल्ट है वो, या अरेबियन बेल्ट, प्रशांत बेल्ट या यूरेशियन बेल्ट। तो आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जो अरेबियन बेल्ट है वो एक मेजर प्लेट नहीं है लिथोस्फेयर की। जो हमारा स्थल मंडल है वो विशाल बहुत बड़े स्लैब्स में डिवाइडेड है और इसे क्या कहा जाता है, टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जाता है। टेक्टोनिक प्लेट्स की भी ना
3 श्रेणियों में उसको डिवाइड किया गया है। पहले है मेजर प्लेट्स, ठीक है, जो हमसे पूछा गया है कि कौन सा नहीं है। फिर आती है माइनर प्लेट्स, फिर आती है दोस्तों माइक्रो प्लेट्स, ठीक है ना। जो हमारा स्थलमंडल है उसका बहुत बड़ा ह्यूज स्लैब है जिसे टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जाता है। और टेक्टोनिक प्लेट्स में ही 3 प्लेट्स आती हैं। पहली आती है मेजर प्लेट, फिर आती है माइनर प्लेट, फिर क्या आती है माइक्रो प्लेट्स। तो जो अरेबियन प्लेट है वो मेजर प्लेट्स में नहीं आती है, वो आती है माइनर प्लेट में, याद रखिएगा। और मेजर प्लेट्स में 7 मेजर प्लेट्स हैं लिथोस्फीयर की। एक तो है अफ्रीकन प्लेट, दूसरी है पैसिफिक प्लेट, तीसरी है यूरेशियन प्लेट, फोर्थ बता देती हूँ अंटार्कटिक प्लेट, फिफ्थ आएगा नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, सिक्स आएगा साउथ अमेरिकन प्लेट, सेवेंथ है हमारा इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड प्लेट, ठीक है ना। और जो अरेबियन प्लेट है वो किस में आती है, माइनर प्लेट में आती है। और ये जो मैंने आपको 7 बताए हैं ये है हमारे मेजर प्लेट्स, याद रखिएगा, लिथोस्फीयर की। क्वेश्चन नंबर 8, पेरिस शांति सम्मेलन का आयोजन किन 3 बड़े देशों ने किया था। पेरिस में जो शांति सम्मेलन हुआ था वो जो बिग 3 कंट्रीज थी वो थी यूएसए, जापान एंड ब्रिटेन। बी इज द राइट आंसर। ये जो पेरिस शांति सम्मेलन था 1919 को आयोजित किया गया था, ठीक है। इस सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय बैठक हुई थी जिसके अंदर प्रथम जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, उसके बाद जो शांति की शर्तें थी उनको स्थापित करने के लिए ये सम्मेलन किया गया था, ठीक है ना। तो जिसके अंदर बिग 3 कंट्रीज कौन थी, यूएसए, जापान एंड ब्रिटेन। और बिग 4 पूछेंगे इसमें तो फ्रांस भी ऐड होगा। क्वेश्चन नंबर 9, यूरोप में औपनिवेशिक विवादों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ये बताना है यूरोप में जो औपनिवेशिक विवादों के संदर्भ में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक है ना। अफ्रीका और एशिया ने यूरोपीय शक्तियों के बीच बड़ा टकराव उत्पन्न किया था। या सेकंड वाला, ऑस्ट्रिया हंगरी प्रमुख यूरोपीय शक्तियां हैं जिन्होंने उपनिवेशों के लिए लड़ाई लड़ी। तो ये तो गलत है, ये बात सही है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अफ्रीका और एशिया ने यूरोपीय शक्तियों के बीच में एक बड़ा टकराव उत्पन्न किया था क्योंकि 1945 और 1960 के बीच में एशिया और अफ्रीका ने तीनों दर्जन न्यू जो स्टेट्स थे, राज्यों में अपने यूरोपीय उपनिवेशिक शासकों से पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त कर ली थी। और 19वीं सेंचुरी तक क्या हुआ, जो 19वीं सेंचुरी की अंत तक जो औद्योगिक क्रांति प्रारंभ हुई थी उसमें यूरोपीय देशों को जो कच्चे माल थे और जो तैयार माल थे उनको बेचने के लिए एक बाजार की नीड थी। और इन देशों ने अफ्रीका और एशिया में अपने अपने उपनिवेशों की स्थापना की थी, ठीक है ना। तो इसी होड़ में जो अफ्रीका और एशिया ने यूरोप शक्तियों के बीच में एक बड़ा टकराव उत्पन्न किया था। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयुक्त करने वाला देश युग्म सही है। यूज इटली का नेता या फ्यूरियर जर्मनी में नेता। तो ये दोनों ही बातें सही हैं, दोनों स्टेटमेंट सही हैं। इटली का नेता, ड्यूज का मतलब है इटली का नेता, ये एक लैटिन शब्द का यूज किया गया है इसमें, ठीक है ना। जो मुसोलिनी थे उन्होंने ये उपाधि धारण की थी, ठीक है, ड्यूज की। और जो फ्यूरियर है वो जर्मनी में नेता, ये भी ठीक है। इसका मीनिंग क्या होता है, ये एक जर्मन वर्ड है जिसका मीन्स होता है नेता या गाइड, ठीक है ना। तो दोनों ही जो युग्म है सही है, पेयर्स ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन से अवसाद चट्टान जैविक उत्पत्ति की है। सेडिमेंट्री रॉक्स है जो ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड होते हैं, वो है आंसर चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन। बी इज द राइट आंसर। गर्म और शुष्क प्रदेश होते हैं जो वहाँ से जो वायु आती है तो वहाँ से जो धूल मिट्टी कण होते हैं वही अवसादी चट्टानों का निर्माण करते हैं। जो लॉयस है उसका एक उदाहरण है अवसादी चट्टान का यानी सेडिमेंट्री रॉक का। और जो चूना पत्थर होता है वो बेसिकली ग्रे कलर का होता है, ये सफ़ेद पीला भूरा भी हो सकता है, ठीक है ना, वाइट येलो ब्राउन हल्का सा।
ऐसे कलर्स का भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 12, यदि आपतित सूक्ष्म तरंग दैर्घ्य युक्त सार्थक विकर्ण 100% है, तब वायुमंडल का ऊष्मा बजट सम्मिलित करता है। देखो, मान लेते हैं कि जो वायुमंडल का शीर्ष होता है उसमें जो सूर्य का ताप होता है वो 100% होता है, ठीक है। वायुमंडल से गुजरते समय जब वो ताप पृथ्वी तक पहुंचता है तो वायुमंडल से गुजरते समय वो बहुत सारे सतहों तक पहुंचता है, ठीक है ना। जैसे मानो जो पृथ्वी की सतह तक पहुंचने के लिए जो मानो 35 जो इकाईज है वो अंतरिक्ष में वापस परावर्तित हो जाती है, ठीक है ना। ऐसे कर बहुत सारे लेयर्स आती हैं और बहुत सारे इकाइयां आती भी है और अवशोषित भी हो जाती हैं और वापस भी चली जाती हैं। तो ऐसे ही कुल मिलाकर तो वो जो वायुमंडल का बजट होता है वो होता है 48% सौर विकर्ण जिसमें शामिल होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, फांसीवाद के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म सही नहीं है? धनिक तंत्री वर्ग उनके उपनिवेश होते हैं, सर्वहारा वर्ग उनके उपनिवेश नहीं होते। तो दोस्तों ये आंसर है दोनों की दोनों गलत। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, नीदर वन नॉर टू। जो फांसीवाद के अनुसार जो धनतंत्री वर्ग है वो एक ऐसे समाज होता है जिसकी जो अधिक आय वाले व्यक्तियों द्वारा शासित होता है वो। और जो सर्वहारा वर्ग होता है वो वर्ग शारीरिक श्रम से अपना जो जीवन है वो चलाता है अच्छे से। तो ये दोनों बातें गलत हैं। वो उनके उपनिवेश होते हैं और उनके उपनिवेश नहीं होते सर्वहारा वाले में। तो ये दोनों बातें ऑपोजिट है। क्वेश्चन नंबर 14, उत्पादन के साधन जिनका स्वामित्व कुछ ही व्यक्तियों के पास होता है उसे क्या कहा जाता है? पूंजीपति यानी कैपिटलिज्म कहा जाता है। The means of production that is owned by a few individuals are also known as capitalism. Question number 15, यह मानने वाला पहला समाजवादी कौन था कि महिलाओं को शामिल किए बिना सामान्य कल्याण अधूरा है? तो दोस्तों वो है चार्ल्स फ्यूरियन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, क्योंकि वो मानते थे कि अगर समाज का तभी उद्धार हो सकता है या समाज तभी डेवलप हो सकता है जब तक महिलाओं का कंट्रीब्यूशन पूरा समाज पे नहीं आता। अगर समाज में महिलाओं का कंट्रीब्यूशन पूरा है, अगर उनको इंक्लूड करा जाता है तो हमारा जो समाज का जो कल्याण है वो पूरा हो सकता है। और जो चार्ल्स फ्यूरियर है वो एक समाजवादी भी थे। क्वेश्चन नंबर 16, शूद्र ग्रह डैश की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। ये बता भी चुकी हूँ मैं आप लोगों को पहले भी। ऑप्शन ए मंगल और बृहस्पति के जो कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं शूद्र ग्रह। बर्टलैंड रिपोर्ट किस आयोग का परिणाम है? तो जो बर्टलैंड आयोग है वो WCED यानी कि वर्ल्ड कमीशन एंड एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट का परिणाम है। इसने हमारा साझा भविष्य शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी और इस आयोग के जो अध्यक्ष थे वो थे ग्रो एलन बर्टलैंड। इसीलिए इस रिपोर्ट को क्या कहा जाता है? बर्टलैंड रिपोर्ट। और WCED की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1983 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन पूंजीवादी दार्शनिक नहीं है? पूंजीवादी दार्शनिक कार्ल मार्क्स नहीं है, बहुत इजी आंसर है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, क्योंकि कार्ल मार्क्स हैं सामाजिक सिद्धांतकार और अर्थशास्त्री। और एडम स्मिथ, जेरम बेथन और जॉन लॉक ये कौन है? ये कैपिटलिस्ट फिलोसोफर हैं। क्वेश्चन नंबर 19, राष्ट्र संघ ने किस वर्ष अस्थायी मिश्रित संघ नियुक्त किया? तो दोस्तों लीग ऑफ नेशन यानी कि राष्ट्र संघ ने अस्थायी मिश्रित संघ को नियुक्त कब किया था? तो वो किया था 1920 में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। जो लीग ऑफ नेशनल यानी प्रथम विश्व युद्ध के अंत में जो विजय सहयोगी शक्तियों की पहल पर ये अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए 10 जनवरी 1920 को इसका गठन किया गया। ये पहला विश्वव्यापी अंतर सरकारी संगठन था जिसका मेन जो मिशन था वो था विश्व की शांति को बनाए रखना।
और राष्ट्रीय संघ ने 1920 को में अस्थायी मिश्रित आयोग नियुक्त किया था। क्वेश्चन नंबर 20, जब सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक दूसरे के समकोण पर होते हैं उसके कारण आने वाला ज्वार कहलाता है। उसके द्वारा आने वाला जो ज्वार होता है जब चंद्रमा और सूर्य, पृथ्वी एक दूसरे के समकोण पर होते हैं तो उसको कहा जाता है नीक टाइड्स यानी नीक ज्वार। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, क्योंकि जो सूर्य चंद्रमा के जो ग्रेविटी का जो पुल होता है वो एक दूसरे के ऑपोजिट वर्क करता है। तो इसी के साथ हमारे क्वेश्चन एंड होते हैं। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक स्टे ट्यून्ड। लाइक एंड सब्सक्राइब एडुकेयर एकेडमी बाय मनदीप मैम।